हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर ईजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। और इसी के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पहचान में आना चाहिए कि वहाँ पे सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। और इसका मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया था कि जो भी पहले लिखा होता है वो आपका सॉल्यूट होता है और जो बाद में लिखा होता है वो होता है सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे हमारा जो गैस है वो सॉल्यूट है और जो लिक्विड है वो है सॉल्वेंट। और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जब भी हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगली लाइन पे, जब भी हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल, और हमारा बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन और कंडेंसेशन सेम टाइप के प्रोसेस हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है कि कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ भी जो गैस है वो फाइनली लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। तो अगर डिजोल्यूशन प्रोसेस बोला जाए या कंडेंसेशन प्रोसेस बोला जाए, बात एक ही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें जो नंबर वन फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारा सॉल्यूट है गैस और सॉल्वेंट है सॉल्वेंट। यानी हमें कौन सा गैस लेनी है और कौन सा सॉल्वेंट लेना है, इस बात पे फ़र्क पड़ता है कि हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। और इसका एक सीधा सा नियम है जो हमने सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा था, वही सेम रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। रूल क्या था कि अगर आपके पास पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, और ऐसे ही अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमने क्या करा, हमने एक पोलर सॉल्वेंट ले लिया पानी, और हम पानी में चेक कर रहे हैं कि किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अब हमने देखा कि अगर ये पानी पोलर सॉल्वेंट है तो इस केस में जितनी भी पोलर गैस हैं वो आसानी से डिजॉल्व हो जाती हैं इन वाटर एज कम्पेयर टू नॉन पोलर गैस। इसका मतलब पानी में पोलर गैस आसानी से डिजॉल्व होती हैं, और जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं, कैसी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, वो आसानी से डिजॉल्व नहीं होती। ठीक है, और रीजन सिंपल सा है, क्योंकि जो आपने सॉल्वेंट या लिक्विड लिया है वो क्या है, पोलर। इसीलिए पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका नंबर वन फैक्टर। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो देखिए, जब भी हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो ये तो हमें पता है कि उस प्रोसेस को डिजोल्यूशन बोलते हैं। पर हमने देखा कि जब भी ये डिजोल्यूशन प्रोसेस होती है तो वहाँ पे हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है, इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी ऐसा क्यों होता है, तो आप खुद ही सोचो, गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है या लिक्विड मॉलिक्यूल की, ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल की। तो अगर गैस मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो जा रही होगी, तो वही एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ऐसे प्रोसेस का तो वहाँ पे सॉलिबिलिटी गैस की डिक्रीज होती है। ठीक है, अब खुद ही सोचो, इसको कॉमन सेंस से भी समझते हैं। मान लो कि आप गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो, अगर आपने नीचे से खुद ही आग लगा दी तो जो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी तो पहले से बहुत ज़्यादा होती है, अब इस टेम्परेचर की वजह से उसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या वो लिक्विड में डिजॉल्व होंगे, वो तो और ज़्यादा हवा में उड़ेंगे, और उड़ेंगे तो इसका मतलब उस गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी कम होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब भी आप कहीं देखना कि जो पानी में मछलियाँ होती हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा आपको मिलेंगी एज कम्पेयर टू गर्म पानी। क्यों, क्योंकि देखिए, जहाँ पे पानी ठंडा है ऑब्वियसली वहाँ पे टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम है तो जो पानी में ऑक्सीजन गैस घुली है उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस से आपको समझ में आ गया कि क्यों जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड फैक्टर जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे जो कि है प्रेशर, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम प्रेशर कहीं पे इंक्रीज करते हैं तो क्या उस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। देखिए, जब भी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है, ये तो आपको याद रखना है। अब क्यों बढ़ती है ये समझिए। अब आप खुद ही सोचो, मान लो आप किसी बीकर में लिक्विड लेके
उसके ऊपर गैस को डिजॉल्व कर रहे हो। तो आप खुद ही सोचो गैस का नेचर क्या है जनरली, कि वो तो हवा में उड़ेगी। पर अगर आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। पास पास आने से क्या होगा, वो ज़्यादा लिक्विड सर्फेस पे एंटर करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा डिजॉल्व होने के चांसेस हैं। इसका मतलब जब भी आप प्रेशर बढ़ाते हो, गैस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम कोल्ड ड्रिंक तो सब पीते हैं, तो आपने ये देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 गैस को डिजॉल्व करते हैं वो हमेशा हाई प्रेशर पे करते हैं। क्यों? हमेशा हाई प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली जो CO2 गैस होगी वो उस लिक्विड में आसानी से ज़्यादा डिजॉल्व होगी। ठीक है, इसलिए जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती हैं वो हाई प्रेशर पे सील्ड की जाती हैं, ताकि वहाँ पे CO2 गैस ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो सके। ठीक है, ये तो रहा प्रेशर का सिंपल सा इफेक्ट। अब ये जो प्रेशर का इफेक्ट है ये हेनरी ने दिया था। अब हेनरी लॉ क्या होता है ये समझते हैं। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस गैस पे कितना प्रेशर है। प्रेशर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये कॉमन सेंस से भी समझ में आता है। अब अगर हम गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं तो गैस का कोई तो कंसनट्रेशन आपने लिया होगा, चाहे आप मास डिजॉल्व कर दो, वॉल्यूम डिजॉल्व कर दो। तो हम इस केस में क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को दिखाते हैं हम मोल फ्रैक्शन से। यानी अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। यानी हमें क्या पता चला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा डिजॉल्व होंगे। ठीक है, अब यह है इसकी सेकंड फॉर्म। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है हेनरी लॉ की, वो ये कहती है कि अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसके मोल फ्रैक्शन उतने ज़्यादा डिजॉल्व होंगे लिक्विड में। बस इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, तो जो फाइनल फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतने ज़्यादा गैस वहाँ पे डिजॉल्व होगी। अभी जो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम जनरली क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लें तो हमने क्या लिख दिया, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू काई गैस। तो जो आपने ये कांस्टेंट लिया है तो ऑब्वियसली हेनरी अपने नाम पे रखेगा, तो KH को क्या बोला जाता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैंने उसे येलो क्यों करा है। तो देखिए जहाँ पे भी मैं कोई येलो में लिखूंगा तो वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। यानी जब भी आपको हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें पी गैस वर्सेस काई गैस, यानी पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए बहुत सिंपल सा ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो देखिए ये रहा इसका ग्राफ। अगर मैं इधर बनाऊँ पार्शियल प्रेशर और नीचे बनाऊँ मोल फ्रैक्शन तो एक ऐसी लाइन आती है स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होगी। और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि जब भी मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा वो किसके बराबर होगा, उस हेनरी कांस्टेंट के। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कैसा आता है और उसके स्लोप की वैल्यू क्या होती है, KH। ठीक है, अभी जो KH है या हेनरी कांस्टेंट है इसके बारे में थोड़ी और बातें पढ़ते हैं। देखिए अब KH की खास बात ये थी कि अगर आपने गैस चेंज कर दी या सॉल्यूट चेंज कर दिया, जो कि एक ही बात है, तो हमेशा KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी हर एक गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो तुम्हारा देखिए ये P गैस है इंटू KH इंटू काई गैस, ये जो प्रोडक्ट होता है हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन का वो हमेशा कांस्टेंट मिलता है हमें। ठीक है, तो अगर ये हमारा कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली क्या होगा, KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, काई गैस के। तो अब ज़रा देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो काई गैस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हेनरी कांस्टेंट के। यानी अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा, और अगर हेनरी कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब ज़रा देखिए, अब अगला इफेक्ट हम देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पे KH की वैल्यू में कोई अंतर आता है कि नहीं आता। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमने ये तो देख लिया कि हमारी सॉल्युबिलिटी घटती है। अब अगर खुद सोचो, अगर गैस की सॉल्युबिलिटी घट रही है तो ऑब्वियसली उसके मोल फ्रैक्शन भी घटेंगे। तो क्या घट रहा है, काई गैस, और इसके अकॉर्डिंग काई गैस घट रहा है तो ऑब्वियसली KH की वैल्यू बढ़ रही है। यानी हमने ये सीखा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमारा फाइनल हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, तो ये रहा टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन हेनरीज कांस्टेंट। देखिए अब चलते हैं हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस पे जो NCERT में दी हुई है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं 1 मिनट में सारा समझा दूंगा। तो पहली एप्लीकेशन देखिए, पहली एप्लीकेशन है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर होता है उसको हाई प्रेशर पे इसलिए सील किया जाता है ताकि जो उसमें CO2 गैस है उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। यह है नंबर 1 एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है जब भी स्कूबा डाइवर्स पानी में बहुत नीचे चले जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होगा। तो जब वो
एयर को ब्रीथ करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो भी उनके ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, पर जब वो वापस सरफेस पे आते हैं तो क्या होता है, तो जो एक्स्ट्रा गैस होती है वो रिलीज होगी, और रिलीज होने के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस के बबल बनने स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड के अंदर। इससे क्या होगा, ये जो बबल होते हैं ये कैपिलरी को ब्लॉक करते हैं, और इसी मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं बैंड्स। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इससे लाइफ को भी डेंजर है। और इसीलिए बोलते हैं कि हम पानी में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये रही सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन देखिए, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, ऑब्वियसली अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो इसका मतलब उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, जो क्लाइंबर्स होते हैं जैसे ही बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, वहाँ पे लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं और क्लियरली नहीं सोच पाते। इस सिम्टम्स को या इस कंडीशन को बोला जाता है एनॉक्सिया। ठीक है, तो ये रही 3 एप्लीकेशन। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बार में बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हेनरी लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।